अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट मिनहाल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ नेक्स्ट। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है इन्वेस्टिगेशंस। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था एफआईआर के बारे में, जो होती है सेक्शन 154 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर। हमने इसमें देखा था कि एफआईआर कौन लॉन्च कर सकता है, मतलब कोई भी बंदा, कोई जुर्म अगर हुआ है तो कोई बंदा भी वहाँ जाकर एफआईआर लॉन्च करवा सकता है। और एफआईआर रजिस्टर करने वाला जो बंदा है कौन हो सकता है, हमने डेफिनेशन देखी थी, एनी पर्सन अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल कैन रजिस्टर एन एफआईआर। मतलब कांस्टेबल रैंक से ऊपर का बंदा एफआईआर आपकी काट सकता है। वो ये बहाना नहीं मार सकते कि जी एसएचओ साहब नहीं है या कोई और मसला है, तो वो ये बहाना नहीं मार सकते। तो हाँ, मैंने आपको बताया था कि कोई भी बंदा इसमें एफआईआर आपकी दर्ज कर सकता है। और हमने देखा था कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, पुलिस असर रसूख के अंदर आ गई है, किसी बड़े बंदे ने पैसा खिला दिया उनको, कोई एमएनए शमएनए ने पैसा खिलाकर उनको पैसा खिला दिया, जो एफआईआर नहीं लॉन्च कर रहा है आपके तो आप 22 AB की पिटीशन दायर कर सकते हैं जस्टिस ऑफ पीस के पास। या एक और रेमेडी है, वो है सेक्शन 200 ऑफ इस्तगासा, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं आप। प्राइवेट कंप्लेन के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा 22 AB की भी और प्राइवेट कंप्लेन की भी। अभी हम जो डिस्कस करने लगे हैं, जो फर्दर प्रोसेस है एफआईआर के बाद क्या है, वो है इन्वेस्टिगेशन। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, एफआईआर कटने के बाद आपके पास एक आईओ अलॉट कर दिया, एफआईआर जो कट जाती है तो आईओ एक अलॉट हो जाता है उस एफआईआर को, उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि भाई ये बंदा जो है आपके केस की एफआईआर इन्वेस्टिगेशन करेगा वहाँ जाकर, जो है वकूआ पे जाकर। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले तो देखा जाता है कि जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा उसके लिए ये होता है कि जी कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट द वारंट या विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट आप जा सकते हैं। मजिस्ट्रेट की ऑर्डर के बगैर भी आईओ जाकर उस जगह का मुआयना कर सकता है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, वहाँ लोगों के बयान कलम बंद कर सकता है, या कोई भी जो चीज़ें उसको लगें कि ये इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरी है, मतलब चाहे कोई खौल मिले हैं, कोई चीज़ करनी है, उसने वो इन्वेस्टिगेट लोगों से पूछ सकता है, तलाशी ले सकता है, तो वो विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट कर सकता है। लेकिन अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, ऐसा जुर्म है जिसमें ज़रूरत नहीं है वारंट, जिसमें ज़रूरत है वारंट की, मतलब आपने किसी घर की तलाशी लेनी है या कुछ शक है कोई बंदा छुपा हुआ है यहाँ पर, कोई उसने कोई जुर्म कर सकता है या कोई ऐसी चीज़ कर सकता है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसमें आपको मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए होता है, मतलब वारंट आपको चाहिए होते हैं। मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर लिया और वारंट आपको इशू हो जाते हैं कि भाई हाँ आप फलां बंदे के घर जाकर तलाशी ले सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में आप कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो आप विदाउट वारंट जाएंगे। ये चीज़ आपको मैं बता दूँ, ये बेसिकली प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशंस के लिए। अब अगली जो बात है, इन्वेस्टिगेशन के बाद, इन्वेस्टिगेशन आपने कर ली, चीज़ें आपने देख ली कि ये हुआ है, ये चीज़ है। अब आपने करने हैं बयान रिकॉर्ड। हर बंदे का जो वहाँ पर जहाँ वकूआ पे मौजूद था, मतलब जिसने वकूआ देखा, जिसने वकूआ पे देखा या वकूआ के पास से गुजर रहा था, हर बंदे के आपने इन्वेस्टिगेशन के बाद बयान रिकॉर्ड करने हैं अंडर सेक्शन 161 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर। जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड आप करेंगे वो आप जो पुलिस रिकॉर्ड करती है वो करती है अंडर 161। किसी को नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि जो पुलिस बयान रिकॉर्ड कर रही है वो अंडर 161 है। फॉर्म पे भी लिखा होता है उनके कि जी अंडर 161 के बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं, आप रिकॉर्ड करवा लें। लेकिन बयान रिकॉर्ड करने का मकसद फर्दर बिल्कुल भी ये नहीं है कि जी आपसे जुर्म कन्फेशन करवा लिए कि जी आपने जुर्म किया है। पुलिस वाले अक्सर करते हैं डरा धमका के, किसी के दबाव में आकर वो आपसे जुर्म कबूल करवा लेते हैं कि जी आप कबूल करें कि आपने जुर्म किए। तो अगर आप वो कबूल करवा भी लेते हैं तो उस 161 की स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की गई अंडर कानून शहादत ऑर्डर आर्टिकल 37, 38 और 39, वो क्लियर ये बात करते हैं कि जी कन्फेशन बिफोर पुलिस हैज़ नो एविडेंशियरी वैल्यू इन द कोर्ट। मतलब अगर पुलिस ने अंडर 161 रिकॉर्ड करवा भी लिया आपसे, बयान रिकॉर्ड करवा लिया, आपसे कन्फेस करवा लिया कि जी आपने जुर्म किया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस बयान की कोई कानूनी हकीकत नहीं है। आप इस बयान से मुकर भी सकते हैं अदालत में कि भाई मैंने ये बयान प्रेशर में दिया था, मैं इस बयान को नहीं मानता, तो मैं अपना अलग से बयान दूंगा कोर्ट के अंदर। तो ऐसे बयान की
तो परेशान नहीं होना आपने। तो अंडर 161 जो बयान है उसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं है। सो ये एक नॉर्मल बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, 161 के बयान भी रिकॉर्ड हो गए। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, इन्वेस्टिगेशन जो है आपने उस जुर्म की विद इन 24 आवर्स कंप्लीट करनी होती है। किसी बंदे को आपने अगर पकड़ा है, उस जुर्म में आपको शक है कि ये बंदा जो है इसने जुर्म किया होगा, आपने उस बंदे को पकड़ लिया, उस बंदे की आपने इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश करना होता है अंडर सेक्शन 167 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर। ठीक है, अगर आप पेश नहीं करते तो वो आप, ये लॉ है बेसिकली कि जी आपने 24 घंटे के अंदर 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 पेश करना होता है, वरना मसला होता है पुलिस के लिए भी और अदालती खिलाफ वर्जी आप करते हैं कानून की। हाँ, अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन आपकी नामुकम्मल है, उस बंदे से आपने अभी तक कोई चीज़ नहीं उगलवा सके, उस बंदे की तरफ ताउन नहीं कर रहा बंदा, या कोई और मसला है कि जी बंदा लेट पकड़ा हमने, 24 आवर्स नहीं हो सके पूरे कंप्लीट हमारे उसमें, कि कोई बंदा इशू हो गया, लाइट चलेगी थाने की, या हम लोग कोई और मसले आपके निकल आते हैं, पुलिस वाले कोई ना कोई मसला निकाल देते हैं कि ये मसला हो गया जी, हम रिकॉर्ड नहीं कर सके कि बंदा बीमार था, बंदे ने नहीं गोली खाई हुई थी, बंदा सो गया, ये हो गया, कोई बात हो गई, इस तरह की बातें निकाल देते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमें रिमांड चाहिए इस बंदे का, 15 दिन का रिमांड चाहिए हमें। वैसे रिमांड 15 दिन का ही मिलता है। अंडर 167 जो है पुलिस रिमांड मांगती है उस बंदे के लिए, हमें रिमांड दे दें। तो अगर मजिस्ट्रेट अदालत ये समझती है कि बंदे ने जुर्म वाकई किया होगा और इन्वेस्टिगेशन में ये साबित नहीं हो, अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, तो वो रिमांड दे देते हैं उस बंदे का 15 दिन का। 15 दिन का पूरा नहीं होता, वो पुलिस 3-4 दिन 3 दिन का करती है, फिर उसके बाद दोबारा 3 दिन दे देती है, यूं करके वो 15 दिन पूरे करते हैं। इकट्ठे नहीं देते, इकट्ठे उनका रूल पता नहीं, वो थोड़ा सा उनका इशू आता है। वो 15 दिन कभी कभार दे भी देते हैं पूरे 15 दिन का, कभी वो बीच में टाइम ले लेते हैं कि 3 दिन का दे दिया, 5 दिन का कर दिया, वो टाइम ब्रेक दे के बयान देते हैं, रिमांड दे देते हैं। क्योंकि अगर अक्सर होता है कि 5 दिन की रिमांड देते हैं अगर, तो 5 दिन बाद ही वो पूरी हो जाती है इन्वेस्टिगेशन, वो ले आते हैं कोर्ट के अंदर, उस बंदे का बयान रिकॉर्ड करवा के ले आते हैं, सब कुछ कर लेते हैं उसमें। उसके बाद बयान भी रिकॉर्ड हो, FIR भी हो गई, इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, आपकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद अब क्या होगा? अब अंडर सेक्शन 173 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो आयु है, चलान जो होगा इन्वेस्टिगेशन का, अपनी पुलिस रिपोर्ट बनाकर इसमें वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट, रिकवरी जो चीज़ें होंगी वहाँ से, अगर मर्डर हुआ है, किसी घर में मर्डर हुआ है, वो बता देगा कि जी हम घर में गए, घर में से हमें ये छुरी मिली, चाकू मिला, ये चीज़ें मिली, और गोलियाँ चली तो गोलियों के खौल मिले हमारे पास, इतनी गोलियाँ थी, इतने बोर की गोली थी, इतनी दूर से फायर हुआ, नक्शा बना के देगा, पूरी चीज़ें एविडेंस की वैल्यू, एविडेंस के तौर पर, मतलब अपनी रिकवरी जो सूट है, रिकवरी जो चीज़ें हुई हैं उनकी एक मुकम्मल मुफस्सल से रिपोर्ट बनाकर वो अदालत अंडर 173 कोर्ट के अंदर थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर पेश कर देगा। और ये जो चीज़ें हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है, चलान पुलिस रिपोर्ट कंप्लीट करना, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो आप पुलिस रिपोर्ट बनाते हैं, उसका जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन 14 डेज है। 14 दिन के अंदर अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके 173 का चलान पेश करना होता है कोर्ट के अंदर। अगर आप नहीं पेश कर सके किसी वजह से, आप अपनी रीज़न देंगे अपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना होने की। रीज़न कोई भी दे सकते हैं आप, मतलब कोई भी करीब बंदा जिसको हम पकड़ना था, इन्वेस्टिगेशन करनी थी, वो बंदा नहीं पकड़ा गया, मफरूर है वो बंदा भाग गया है, उसका इस वजह से वो नहीं पकड़ा गया अभी तक, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हुई। हम उस जगह पर गए थे, हमने चीज़ें रिकवर की, लोगों को देखा, लोग हमें वो बंदा जिसके ऊपर उनको शक है वो बंदा नहीं पकड़ा गया, तो इस वजह से हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकी। दूसरी चीज़, अगर रेप हुआ है, रेप केस में आप कहते हैं कि जी DNA रिपोर्ट, हमने जो रेप केस में DNA रिपोर्ट हमें चाहिए होती है, DNA रिपोर्ट जो है हमने भेजी हुई थी लैब में, और लैब से DNA रिपोर्ट की अभी तक कुछ नहीं आया, हमें वहाँ से कोई उसकी मतलब रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट हमें नहीं मिली, इस वजह से डिले आ गया। तो कोर्ट में आप एक इंटरिम सा चलान जमा करवा देते हैं कि जी भाई ये हमारा चलान है, ये हमने जमा करा दिया, बाकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आप या तो वक्त मांग लेते हैं या आप कह देते हैं कि जी हमारी इन्वेस्टिगेशन है, तो कोर्ट उसमें आपको वक्त दे देगी तब तक का, और उस वक्त तक आपके पास जो चलान है आप वो चलान जमा करा देंगे, जिसको आप इंटरिम चलान भी कहते हैं। तो हमने अभी तक देखा FIR कैसे दर्ज की जाती है, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, फिर हमने देखा कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है वो कैसे होती है 161 के अंदर, फिर हमने डिस्कस किया जो पुलिस रिपोर्ट है, जो चलान है, वो कैसे जमा होता है कोर्ट के अंदर, थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर जमा होता है, और चलान के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं वो हमने डिस्कस की सारी।
तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया क्रक्स है वो हमने डिस्कस किया प्री ट्रायल, मतलब ट्रायल से पहले वाला। अभी इसमें एफआईआर होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, रिकॉर्ड स्टेटमेंट, रिमांड डिस्कस कर लिया हमने, चालान डिस्कस कर लिया। अब जो आगे की चीजें हैं कि चार्ज फ्रेम कैसे होगा, बंदा गिल्टी कैसे होगा और कोर्ट में जो बयान कैसे देगा, उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आपको कोई भी मालूमात रहनुमाई चाहिए हो आप मेरे यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।